हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क की फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है प्रीलिम्स की, और उसका हम एनालिसिस देखने वाले हैं। एक्चुअली लास्ट 10 डेज से मैं थोड़ा बिजी था, यानी कि मेरा ट्रेनिंग भी आया था आईबीपीएस क्लर्क का पूना में। उसके बाद मेरे भाई की शादी थी, एंड आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में लाड़की बहन स्कीम लॉन्च की गई है। उस वजह से बैंक में इतना काम बढ़ गया है कि उस वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही थी। एंड अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ सेम एनर्जी से। एंड देखो आईबीपीएस क्लर्क का यानी कि फर्स्ट डे का फर्स्ट एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें क्या क्या आया था वो देखेंगे हम। पहले तो देखो कि सेक्शन जो थे रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश ऐसे आता था नॉर्मली। अब या इंग्लिश क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश रीजनिंग क्वांट। अब इस टाइम आया था एग्ज़ाम में, पहले आया रीजनिंग, उसके बाद आया इंग्लिश, उसके बाद आया क्वांट। एक्चुअली अगर सेक्शन चेंज हुए तो क्या होता है, सेक्शन चेंज हुए तो स्पीड कम हो जाता है। जैसे कि रीजनिंग में स्पीड बढ़ा, उसके बाद इंग्लिश में स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड फिर क्वांट में हमें मोमेंटम लेके फिर से स्पीड बढ़ाना होता है। तो सेक्शन तो चेंज आ रहा है, सेक्शन में चेंज आ रहा है, वो आपको दिमाग में रखना है कि सेक्शन भी अगर चेंज आए तो आपको खुद से, यानी कि वो पहला सेकंड जो होता है नया, यानी कि नया सेक्शन आने के बाद उस टाइम पे आपको बात करनी है खुद से कि हाँ स्पीड से करना है, स्पीड से करना है। क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क भी ऑल अबाउट स्पीड, जैसे कि आरआरबी क्लर्क ऑल अबाउट स्पीड है, आईबीपीएस क्लर्क का भी कट ऑफ 80 प्लस लगता है, 75 से आगे तो लगता ही है। तो उसमें भी आपको स्पीड मेंटेन करना है। तो देखो क्या क्या आया था। पहला सेक्शन आया था रीजनिंग। रीजनिंग आसान था, लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़े बच्चे अटक रहे थे, वो था अनसर्टन पजल। देखो 4 पजल आए थे। एक था सीक्वेंस बेस्ड पजल, उसके बाद अनसर्टन पजल, उसके बाद सर्कुलर पजल एंड मंथ बेस्ड पजल। अनसर्टन पजल में 21 लोगों का ये बन रहा था, 21 लोग उसमें बैठ रहे थे ऐसा। अब देखो उसमें 4 ही क्वेश्चन थे, बाकी 3 जो पजल थे उसमें 5 क्वेश्चन थे। बाकी आया था इनइक्वालिटी, उसमें 4 क्वेश्चन थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चन, उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग 3 क्वेश्चन। नंबर का रीअरेंजमेंट जो होता है ना, जैसे कि अल्फा एक वर्ड का रीअरेंजमेंट बोला जाता है, वैसे नंबर का रीअरेंजमेंट आया था। मीनिंगफुल वर्ड एक आया था। मीनिंगफुल वर्ड अगर 3 लेटर का बनाना है तो आपको गारंटेड सॉल्व करना है। अगर 4 लेटर का बनाना है तो थोड़ा सा उसके, यानी कि वो एंड में सॉल्व करना है। एंड में सॉल्व करते टाइम भी कैसे सॉल्व करना है, एक तो उसमें बताया जाता है कि इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं। अगर एक बनता है तो थर्ड लेटर कौन सा है। अगर एक से ज़्यादा बनते हैं तो एक्स आंसर टिक कीजिए, या ऐसा कुछ बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कि एक बन रहा है तो मत सॉल्व करो वो क्वेश्चन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड उसमें से आपको मिल रहे हैं तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है। अगर एक बन रहा है तो आपको नहीं पता है कि उसका दूसरा वर्ड बनेगा भी नहीं या नहीं बनेगा, तो आपको अगर एक ही वर्ड मिल रहा है तो आपको नहीं सॉल्व करना है, या 2 से ऊपर मिल रहे हैं तो आपको वो वाला आंसर टिक करना है। 99% चांसेस होते हैं कि आपका आंसर सही आएगा, और एक ही किया तो 99% चांसेस होते हैं कि आपका आंसर गलत हो सकता है। उसके बाद 2 मिसलिनियस की भी क्वेश्चन थे, यानी कि रीजनिंग में 4 पजल जो कि आसान थे। एक था अनसर्टन वाला, वो थोड़ा सा ट्रिकी था। उसके बाद इनइक्वालिटी आसान आई थी, सिंगल लाइन वाली। अल्फा न्यूमेरिक वो भी आसान था। ऑर्डर एंड रैंकिंग वो भी आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब देखो इंग्लिश सेक्शन, उसके बाद यानी कि रीजनिंग के बाद नॉर्मली क्वांट आता है, लेकिन यहाँ आया था इंग्लिश में आरसी आया था 9 मार्क्स का। उसके बाद आया था पैराजंबल थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन आ सकता था, सॉल्वेबल था। एरर डिटेक्शन बोल सकता हूँ, एरर डिटेक्शन भी थोड़ा सा ट्रिकी था उसमें। जैसे कि एरर डिटेक्शन में क्या करते हैं, एक सेंटेंस दिया जाता है, 4 वहाँ ABCD ऐसा ब्लॉक दिया जाता है, और उसमें से कौन से ब्लॉक में एरर है ऐसा पूछा जाता है। यहाँ बोला था कि कौन से में एरर नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको बाकी के 3 जो पार्ट है उसमें एरर है ये ढूंढना पड़ता है, और यही एक पार्ट है जिसमें एरर नहीं है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। उसके बाद सिंगल फिलर आए थे 4 मार्क्स के। उसके बाद वर्ड यूजेज आया था एक, वर्ड स्वैपिंग आया था 4 मार्क्स का। वर्ड स्वैपिंग जो मेरा फेवरेट है,
वो एग्ज़ाम में आपको पहले सॉल्व करना है, क्योंकि 4 मार्क आसानी से मिल जाते हैं। जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं है वो वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन नहीं स्किप करने, वो आपको सेंटेंस अच्छे से लगा कि ये वाला सेंटेंस सही जा रहा है तो वो गलत नहीं होता है। और उसके बाद फ्रेजल वर्ब 2 मार्क्स के आए थे। यानी कि इंग्लिश सेक्शन बोला जाए तो थोड़ा सा जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, लेकिन इंग्लिश सेक्शन भी इजी टू मॉडरेट ही था। वो एरर डिटेक्शन की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर क्वांट आसान था, सिंप्लीफिकेशन आए थे 15 मार्क्स के, सिर्फ एक डी आया था 5 मार्क का जो लाइन ग्राफ था मुझे लगता है। उसके बाद आया था मिसिंग नंबर सीरीज, वो भी आसान था 5 मार्क्स का। और अरिथमेटिक आया था 10 मार्क का। जिनका स्पीड, अब देखो यहाँ क्वांट में कैसा होता है, क्वांट में जिनका स्पीड ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में अच्छा है, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इसमें अच्छा है, वो अरिथमेटिक तक पहुँचते हैं और अच्छे से 4-5 मार्क्स तो लेके आ सकते हैं। लेकिन जिनका स्पीड अच्छा नहीं है उनको दिक्कत आती है, क्योंकि उनको वही 25 क्वेश्चंस नहीं होते। तो आपको स्पीड इतना करना है अपना अच्छा कि ये 25 मार्क्स आपके 15 या 16 मिनट्स में आपके हाथ में आ जाए, या 14-15 मिनट्स में हाथ में आ जाए। और उसके बाद वो अरिथमेटिक के जो 10 क्वेश्चन है उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने के लिए आए। तो यही था एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं था। 80 प्लस तो नहीं बोल सकता, 80 प्लस मार्क्स भी अगर है और 100% एक्यूरेसी के साथ है, नहीं तो 95-97% एक्यूरेसी के साथ है तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। एंड जिनकी शिफ्ट आगे आने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सेक्शन अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि पहले रीजनिंग आया, उसके बाद इंग्लिश। रीजनिंग फर्स्ट आया तो स्पीड से हमने काम किया, उसके बाद इंग्लिश आया तो स्पीड थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद क्वांट आया तो फिर से आपको मोमेंटम लेना है। वो दिमाग में आपके रहना चाहिए कि हाँ मुझे अब पहले देखो, पहले क्वांट आया फिर बीच में इंग्लिश आया तो क्वांट में स्पीड बढ़ेगा, इंग्लिश में स्पीड कम होगा। तो रीजनिंग में आपको खुद को बताना है कि फिर से स्पीड से हमें करना है। यानी कि यही था। बाकी अब शाम को हम चारों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम का कट ऑफ वगैरह क्या जा सकता है। जैसे मैंने IBPS क्लर्क क्लियर किया है तो मुझे पता है कि कितना कट ऑफ मुझे, यानी कि थोड़ा अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आपके पेपर्स जैसे आए हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।